वाउचिंग पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे कि अगर डेटर से पैसा ले रहे तो कैसे उसको चेक करें कि 6 से हुआ कि नहीं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पढ़े, इसके अलावा इनकम फ्रॉम डिविडेंड पढ़े, पेमेंट साइड में वेजेस एंड सैलरीज का पेमेंट पढ़े, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पढ़े, कैश पेमेंट पढ़े, कैश पेड टू क्रेडिटर पढ़े। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं वेरिफिकेशन। हम लास्ट क्लास में बोला था वाउचिंग जनरली हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम का करते हैं, वेरिफिकेशन एसेट्स और लाइबिलिटीज का होता है। तो एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट। हम इंक्वायरी करते हैं कि वैल्यू कितना है एसेट का, ओनरशिप और टाइटल आपके नाम पे है कि नहीं, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पे, कंपनी के नाम पे, बिजनेस के नाम पे है कि नहीं। एग्जिस्टेंस, बिल तो दिख रहा है, क्या फिजिकली वो एसेट है कि नहीं है। और पोजीशन, आप ही के पास पोजीशन है या कोई और जगह उसको गिरवी रखा हुआ है। तो एसेट के बारे में हम लोग ये सब चीज चेक करना हो गया वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ एश्योरिंग the correctness of value of the asset and liability in the organization. It referred to the examination of proof of title and their existence or confirmation of asset and liability on the date of balance sheet. हम वैल्यू कितना है, ओनरशिप आपके नाम पे है कि नहीं, वो एसेट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पोजीशन किसके पास है, कहीं गिरवी रखा हुआ है क्या उसको। तो प्रूविंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि करेक्ट वैल्यू शो करे एसेट एंड लायबिलिटी का। टू शो नो वेदर द बैलेंस शीट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हमारा बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। ओनरशिप और पोजीशन हमारे पास है कि नहीं, एसेट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कोई फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है ना एसेट के रिकॉर्डिंग में। फाइंड आउट वेदर द एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं कंपनी का एसेट खरीदने में, एसेट बेचने में। टू वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, इस बहाने अकाउंट्स का एक्यूरेसी भी चेक हो जाता है और एसेट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं ये चेक हो जाता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब एज ऑडिटर आपका ड्यूटी क्या है वेरिफिकेशन के लिए। द ऑडिटर ऑफ अ बिजनेस इज रिगार्डेड टू रिपोर्ट इन कंक्रीट टर्म्स दैट द बैलेंस शीट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इट्स अफेयर्स। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये ऑडिटर का मेन काम होता है ऑडिट करते वक्त, वेरिफिकेशन करते वक्त। He has to examine and ascertain the correctness of the money value of the asset appearing in the balance sheet. Therefore, the auditors keep in mind the following point where verifying the asset. Asset को verify करते हो तो क्या क्या बात ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा फिजिकली एसेट को चेक करो कि फिजिकली वो एसेट है कि नहीं, तो एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। एक्वायरिंग द एसेट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए एसेट खरीदने का तरीका क्या फॉलो करता है कंपनी, प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं, प्रॉपर 2-3 कोटेशन मंगा के क्रॉस वेरीफाई करके खरीदता है कि नहीं खरीदता है, कि कहाँ पे सस्ता मिलेगा। लीगल ओनरशिप आपके पास है कि कहीं पे गिरवी रखा हुआ है, अगर गिरवी रखा है तो उसका डॉक्यूमेंट चेक करो, बैंक का एग्रीमेंट वगैरह का कॉपी जहाँ से लोन लियो। इंश्योरिंग द प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, आज के दिन बुक्स में सही वैल्यू शो करे एसेट, इस बात को इंश्योर करना आपका ड्यूटी है। इंश्योर दैट एसेट आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, अगर कोई गिरवी नहीं है एसेट कहीं पे तो ये बात का श्योरिटी कि कोई गिरवी नहीं है ये चेक करना भी आपका ड्यूटी है। कहीं गिरवी है क्या ये तो चेक करना ही है कोई एसेट के बारे में, बाकी एसेट कहीं गिरवी नहीं है ना ये कंफर्म करना आपका ड्यूटी है। देखो हम यहाँ पे बताए वेरिफिकेशन का फायदा क्या है, वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। शेयर होल्डर एश्योर हो जाता है कि कंपनी सेफ है, एसेट अगर कंपनी का सेफ है मतलब कंपनी सेफ है। जब वेरिफिकेशन प्रॉपर रहता है एसेट के बारे में, तो जब कंपनी उन एसेट को बेचने के लिए जाती है अगर कहीं पे तो इजीली बेच पाती है। इजी टू गेट लोन, अगर आपका एसेट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई किया हुआ तो बैंक आपको इजीली एसेट गिरवी रख के लोन दे सकता है। इजी टू गेट कंपनसेशन, आपको अगर कोई एसेट में नुकसान हो जाए, मान लो इंश्योरेंस कराया हुआ है और एसेट में आग लग गया, टूट फूट गया, कुछ हो गया, तो अगर आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया हुआ ऑडिटर के द्वारा, उसका रिपोर्ट आपके पास, तो आपको इजीली इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम देता है। शोइंग द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। नोइंग द रियल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एसेट का एक पार्ट डिप्रिसिएशन में जाता है, तो अगर प्रॉपरली एसेट वैल्यूड है तो डिप्रिसिएशन सही होगा, एसेट बेचते वक्त प्रॉपर प्रॉफिट लॉस बुक होगा तो आपका पीएल भी सही दिखाई देगा, और ये सब चीज सही रहता है तो बिजनेस का गुडविल भी बढ़ता है। ये है वेरिफिकेशन। हम लोग वेरिफिकेशन के साथ एक वर्ड पढ़ते हैं वैल्यूएशन, कि वैल्यू कैसे निकलवाएं एसेट का।
यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरिफिकेशन ठीक है, वेरिफिकेशन तो आप फिजिकली देख लिए जाके, बिल चेक कर लिए, लेकिन वैल्यूएशन करवाना एसेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वैल्यूएशन क्या है? कंपनीज बैलेंस शीट इज नॉट ड्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग व्हाट द कैपिटल वुड बी वर्थ इफ द एसेट वे रियलाइज्ड एंड लायबिलिटी पेड ऑफ, बट टू शो हाउ द कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड। आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाने का कोई ये मोटो नहीं होता है कि मेरा कैपिटल का वर्थ कितना है, एसेट का फिगर्स कितना है, बस जान लिए हो गया बैलेंस शीट। नहीं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में, बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस में होता है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो तो एसेट्स में। तो एसेट्स में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सही ढंग से है कि नहीं है, वो पैसा सेफ है कि नहीं है। क्योंकि हम एक एसेट खरीद के लाया था 10 साल पहले 2 लाख रुपए में, आज उसका वैल्यू चले ही जा रहा है बैलेंस शीट में, तो भाई आज के दिन उसका वैल्यू 2 लाख नहीं हो सकता। एक तो डिप्रिसिएशन के कारण कम हुआ होगा, दूसरा मार्केट वैल्यूएशन के कारण हो सकता है बढ़ भी जाए। तो हमको वैल्यूएशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरा वैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसेस द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, आपके बिजनेस का करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना। टू इंक्वायर अबाउट द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंसर्न, आपका बिजनेस का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। टू एसेस द गुडविल ऑफ द कंसर्न, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये सारी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके अल्टीमेटली आपके बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेशन मेरा एक कंसर्न है। टू एवेलुएट द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो, आप जब खरीद के लाए थे और आज का बैलेंस शीट डेट के दिन वो वैल्यू जो दिखा रहा है, मेरे को उसको डिफरेंस भी मेजर करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत कम डिफरेंस हो गया, आज के दिन मार्केट वैल्यू क्या है, इसीलिए हम लोग एसेट को रीवैल्यूएशन करते हैं। याद है पार्टनरशिप जो पढ़ते हो, नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है तो या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो रीवैल्यू करते थे एसेट को। तो वो काम करने के लिए ऑडिटर को पहले वैल्यूएशन करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बताया मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एसेट्स को रीवैल्यू करने का या वैल्यू करने का मेथड क्या क्या है। एक है कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरा है मार्केट वैल्यू मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड मतलब हम कितना में खरीद के लाए थे, मार्केट वैल्यू मतलब आज के दिन उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब इस एसेट का एक्चुअल वैल्यू होना कितना चाहिए। बुक वैल्यू मतलब आज के दिन आपके बुक्स में कितना वैल्यू शो कर रहा है। एक होता है टोकन वैल्यू और एक होता है स्क्रैप वैल्यू, मतलब एंड ऑफ द डे जिस दिन बेचने जाएंगे तो कितना में बिकेगा, सेकेंड हैंड आइटम की तरह। तो इन दिस, पहले बोला कॉस्ट प्राइस मेथड। तो इन दिस मेथड वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। हम बोले थे ना कितना में खरीद के लाए हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। Valuation of asset can be made on the basis of market price of such asset, but if the nature of asset is not available in the market, it is very difficult to determine the value of such asset. So there are two other matters related to it. They are, अगर कभी कभी क्या होता है ना, वो वैसा पर्टिकुलर एसेट बाजार में मिलता ही नहीं है तो इसका मार्केट वैल्यू पता करना बहुत मुश्किल है। तब फिर दो और तरीका भी है। एक होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, अगर हम किसी और एक्सचेंज करने जाएं आज के दिन इसको तो कितना रुपया मिल जाएगा। मान लो होता है ना कि पुराना मोबाइल दो नया मोबाइल लो, तो पुराना मोबाइल का 2000 आपको एक्सचेंज वैल्यू दे रहे हैं तो वो वैल्यू आप कंपेयर कर लेते हो, रिप्लेसमेंट वैल्यू। और एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब आज के दिन इसको सेकंड हैंड की तरह बेचने जाएं तो ये कितने में बिक जाएगा, सेकंड हैंड आइटम की तरह। तो पहला था कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें इसको खरीदे किस दाम में थे वो रिकॉर्ड होने का तरीका होता है एक। दूसरा तरीका होता है आज के दिन इसका मार्केट प्राइस कितना है, अगर मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा है तो रिप्लेसमेंट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखते हैं। तीसरा तरीका है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिक्स द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट दे मेक वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पुराना तरीका फॉलो करते हुए उसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका वैल्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देती है। चौथा रिकॉर्ड करने का तरीका होता है बुक वैल्यू, ये तो नॉर्मल है, द वैल्यू एट विच द एसेट अपीयर्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद अलावा एक गोइंग कंसर्न हिस्टोरिक कॉस्ट वैल्यू और टोकन वैल्यू जिसको बोलते हो। इट इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट लेस रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। टोकन वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट जितना मैं खरीद के लाए थे माइनस जितना डिप्रिसिएशन हुआ। नो नोटिस इज टेकन एनी फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द एसेट। हम एसेट का फ्लक्चुएशन को वेरी नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन माइनस करें। इसको आप बुक वैल्यू जैसा ही बोल सकते हो, इसको आप बुक वैल्यू जैसा ही बोल सकते हो। आखिरी है स्क्रैप वैल्यू।
दिस मेथड शोज द वैल्यू रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। इसको आज कूड़ा का भाव में बेचने जाए तो ये कितना में बिकेगा, स्क्रैप इसका कचरा का भाव में अगर बेचने जाए लोहा लक्कड़ में भांगड़ी में तो ये कितना में बिकेगा। तो ये हो गया हम लोगों का वैल्यू करने का तरीका। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वैल्यूएशन का और मेथड क्या है वैल्यूएशन का। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन और वाउचिंग का डिफरेंस बिटवीन दिया हम आपको कुछ। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, हम वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को देख के, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को देख के, जबकि वाउचिंग सारा डॉक्यूमेंट देखा जाता है। स्कोप क्या है, अच्छा वेरिफिकेशन को हम बहुत वाइडर सेंस में लेते हैं। वेरीफाई करना मतलब सिर्फ वैल्यू देखना नहीं लेते हम लोग उससे ज्यादा सोचते हैं, जबकि वाउचिंग में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को देखते हैं कि आपका बिल में जितना वैल्यू है उतना ही आपका सिस्टम में एंट्री किया हुआ है कि नहीं। वेरिफिकेशन का मेन फंक्शन क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट है कि नहीं एसेट, वो वेरीफाई करना है, जबकि वैल्यूएशन का मेन फंक्शन है मेरा कि उसका बुक्स में वैल्यू कितना आना चाहिए वो कंफर्म करना है। वेरिफिकेशन में हम कोई सीरियलिटी मेंटेन नहीं करते, वाउचिंग में एकदम सीरियल वाइज मेंटेन होता है, सारा बिल वाउचर्स एकदम सीरियल वाइज होना चाहिए। वेरिफिकेशन का मेन थीम क्या है, आफ्टर वाउचिंग होता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी डन, वाउचिंग के बाद वेरिफिकेशन होता है, जबकि वाउचिंग के लिए लिखोगे कि वेरिफिकेशन के पहले होता है, मतलब पहले वाउचिंग उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन और वाउचिंग, ये एग्जाम में देता है बिल्कुल कि राइट 3.4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। अब वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है, तो वेरिफिकेशन एस्टेब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ ओनरशिप, वेरिफिकेशन में हम ओनरशिप और एग्जिस्टेंस को देखते हैं, जबकि वैल्यूएशन में उसका आज के दिन करेक्ट बुक में वैल्यू क्या होना चाहिए। एविडेंस इसका वेरिफिकेशन का एविडेंस क्या है, टाइटल डीड है, कोई पेमेंट या खरीदने का बिल वगैरह है, वो वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ है, जबकि वैल्यूएशन में हमको वैल्यूएशन ऑफिसर का सर्टिफिकेट लगता है, कुछ एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, क्योंकि एज ऑडिटर हम नहीं बता सकते एक फर्नीचर का वैल्यू कितना होना चाहिए, एज ऑडिटर हम नहीं बता सकते एक मशीन का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो हम एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे के जाता है, हम उसी को वैल्यूएशन मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते, रिकॉर्ड्स करने के लिए मैनेजमेंट को बोलते हैं। वेरिफिकेशन में ऑडिटर क्या चेक करता है, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई वेदर द वैल्यू ऑफ असर्टेन इज फेयर और नॉट, जबकि वैल्यूएशन में क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है, कंपेयर करते हैं डिफरेंट एसेट्स से कि दूसरी जगह क्या वैल्यू रिकॉर्ड हुआ, आपकी जगह क्या रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं ज़्यादा। वेरिफिकेशन इंक्लूड्स अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन एग्जामिनेशन ऑफ ओनरशिप, एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट, हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, बस इसमें हम लोग सिर्फ यूटिलिटी के हिसाब से वैल्यू देखते हैं कितना वैल्यू होना चाहिए। ये फालतू डिफरेंस था, 4 नंबर पॉइंट में कुछ था नहीं, ऊपर जो बोला उसी को रिपीट किया। पांचवा अच्छा वर्ड दिया, वेरिफिकेशन इज अ फाइनल वर्क, वैल्यूएशन इज द इनिशियल वर्क। वैल्यूएशन इनिशियल है, जबकि वेरिफिकेशन हो गया मतलब डन, खत्म काम, तो वैल्यूएशन स्टार्टिंग पॉइंट है, वेरिफिकेशन एंडिंग पॉइंट है। वेरिफिकेशन इज द वर्क ऑफ ऑडिटर, बल्कि वैल्यूएशन इज द वर्क ऑफ कंपनी। वैल्यूएशन का काम कंपनी खुद करवा के देता है, ऑडिटर खाली सर्टिफिकेट देख के देख लेता है, हाँ ठीक है चलो, लेकिन वेरिफिकेशन खुद ऑडिटर करता है। वेरिफिकेशन इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, वैल्यूएशन इज मेड थ्रू आउट द ईयर। तो वेरिफिकेशन हम लोग जनरली साल के आखिर में करते हैं, वैल्यूएशन ईयर में कभी भी होता रहता है। तो ये दो डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में आएंगे, मेथड आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब एक एक करके वेरिफिकेशन पकड़ते हैं कुछ एक एसेट्स का। गुडविल का वेरिफिकेशन अगर आप करने जाओगे, हम एक एक पकड़ा, वेरिफिकेशन भी वैल्यूएशन भी। गुडविल का वेरिफिकेशन आप करने जाओगे तो आप क्या क्या देखोगे, असर्टेन दैट कंपनी जस्टिफाइड इन क्रिएटिंग अ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी कैसे वो गुडविल का फिगर सोचा, ये जस्टिफिकेशन कंपनी से मांगो, ये वेरीफाई करो। वेदर गुडविल इज जनरेटेड इन ओन बिजनेस, या तो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या गुडविल खरीदे हो। अगर ओन जनरेटेड गुडविल है तो बुक्स में एंट्री नहीं होना चाहिए, खरीदा हुआ गुडविल है तो बुक्स में डेबिट होना चाहिए एज ए एसेट। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द पार्टनरशिप डीड शुड वेरीफाई बाय द ऑडिटर, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड को थोड़ा सा चेक कर लो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बता रहता है गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा और जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होगा, तो उसके हिसाब से वेरिफिकेशन होना चाहिए। वैल्यूएशन में आपका क्या ड्यूटी है कि जो बुक्स में वैल्यू आ रहा है वो सही है कि नहीं, तो ऑडिटर शुड कंफर्म हिमसेल्फ दैट गुडविल हैज नॉट बीन शोन इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट प्राइस। आप 10 लाख का बिजनेस खरीदे किसी का,
12 लाख पेमेंट करके, तो गुडविल का वैल्यू 2 लाख वही रिकॉर्ड होना चाहिए, न कम न ज्यादा। तो कॉस्ट सही रंग से रिकॉर्ड हुआ है। एग्जामिन दैट द सम पेड फॉर गुडविल डज नॉट एक्सीड द डिफरेंस ऑफ टोटल परचेज कंसिडरेशन एंड वैल्यू ऑफ नॉट टेंजिबल एसेट एक्वायर्ड। वही बात बोली ना, गुडविल का वैल्यू क्या होगा, जितना में खरीदे हो माइनस जितना का एसेट, जितना पेमेंट की हो माइनस जितना का एसेट आपके पास आया, वही फिगर होना चाहिए गुडविल का, उससे ज्यादा कभी भी नहीं। गुडविल में अपीयर इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस अमाउंट रिटर्न ऑफ। हाँ, गुडविल का भी डिप्रिसिएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। फिजिकल एसेट या टेंजिबल एसेट का डिप्रिसिएशन होता है, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। और गुडविल का डिप्रिसिएशन या इनटेंजिबल एसेट का डिप्रिसिएशन को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो वो ठीक से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। द अमोर्टाइजेशन पीरियड, मेथड, ये सब ठीक से कंपनी बनाया है कि नहीं बनाया है। द इनटेंजिबल एसेट शुड बी एलिमिनेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई गुडविल का फ्यूचर बेनिफिट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, तो बैलेंस शीट से राइट ऑफ करवाना एज ऑडिटर आपका ड्यूटी बनता है। तो गुडविल के केस में क्या बोले, वेरीफाई करो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे आया, वो खरीदा हुआ गुडविल है कि जनरेटेड गुडविल है। पार्टनरशिप डीड फॉलो कर लो अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो। वैल्यू निकालते वक्त हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करवाओ। परचेज कंसिडरेशन माइनस एसेट वैल्यू का, नेट एसेट वैल्यू का डिफरेंस गुडविल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पार्टनरशिप डीड वगैरह चेक कर लो, उसके लिए भी, वैल्यूएशन के लिए भी। बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन हमेशा रिटर्न ऑफ की तरह है, मतलब अमोर्टाइजेशन माइनस हो क्या है। अमोर्टाइजेशन का प्राइस, सॉरी पीरियड, मेथड, ये सब कंपनी ठीक ढंग से डिसाइड किया कि नहीं किया, वो चेक कर लो। और लास्ट बात, अगर उस इंटेंजिबल एसेट का कोई मार्केट, कोई आज इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है बिजनेस को, तो उसको बुक से राइट ऑफ करो, उसको बुक्स में मत रखो। सेम लॉजिक गाइस हम पेटेंट में भी दिए, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। बस पेटेंट में एक्स्ट्रा बात क्या आ जाता है कि कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट सही है तो पेटेंट का, कितना साल के लिए पेटेंट मिला है, ये सब चीजों को आप थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हो। बात बाकी गुडविल जैसा ही है क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है। इसमें भी आपका वैल्यूएशन में ऑडिटर का ड्यूटी क्या है, पेटेंट मस्ट बी वैल्यूएट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, वही बात आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कॉज है। लैप्स ऑफ टाइम, पेटेंट का वैल्यू कैसे घटता है, लैक ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम खत्म होता है पेटेंट का वैल्यू कम होता है, क्योंकि उसके बाद आपको पेटेंट दूसरों को भी यूज करने अलाउ करना पड़ता है। पेटेंट का आउट ऑफ फैशन हो रहा है, मान लो आपको पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टी शर्ट बनाने का पेटेंट करवाए थे, अब उसका फैशन खत्म हो रहा है, तो ये सब चीज बुक से फिर राइट ऑफ हो जाना चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। कॉपीराइट का भी सेम कहानी है। कॉपीराइट का भी वेरिफिकेशन में क्या देखोगे, ऑडिटर शुड आल्सो इंस्पेक्ट द ओरिजिनल एग्रीमेंट बिटवीन द ऑथर एंड द पब्लिशर। ऑथर और पब्लिशर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कॉपीराइट को लेके, वो चेक कर लो। उसका कॉपीराइट का आपको राइट मिला है कि नहीं रिटर्न एग्रीमेंट में, वो चेक कर लो। वैल्यू करते वक्त बैलेंस शीट में कॉपीराइट मस्ट बी वैल्यूड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कॉपीराइट दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट, वही राइट ऑफ करने वाला बात तीनों में कॉमन है कि जिस इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू अब नहीं है, आगे कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, उसको बुक्स से राइट ऑफ करो, उसको बुक्स में रख के और कोई फायदा नहीं है। और फिगर हमेशा तीनों का ही एट कॉस्ट बोला है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सबका ही बोला एट कॉस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये कॉमन बात थी दोनों तीनों में। मशीनरी का ऑडिट करते वक्त, फर्नीचर फिक्सचर का ऑडिट करते वक्त, where the machinery are purchased in current accounting period, the invoice and the agreement with the vendor should be verified. अगर मशीन अभी करंट ईयर में खरीदे हैं तो बिल और एग्रीमेंट दोनों देखो। ऑडिटर शुड एग्जामिन द प्लांट रजिस्टर्ड विद पर्टिकुलर अबाउट द कॉस्ट, उसका कॉस्ट चेक करो, रिकॉर्ड देखो, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना मैनेज कर रहे हो वो देखो। ही शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ईच मशीन, हाँ एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर, सारी एसेट्स का, सारा मशीनरी का एक प्रॉपरली लिस्ट मेंटेन होना चाहिए टेक्निकल पर्सन के द्वारा, कौन सा एसेट कहां पर है वो सब डिटेल के साथ। ही शुड सी दैट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स इज शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये कॉमन बात था। एसेट का वैल्यू हमेशा कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में, तो वो होना चाहिए। इन केस ऑफ प्लांट मशीनरी हैज बीन स्क्रैप्ड, डिस्ट्रॉयड और सोल्ड, इट शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स विद प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर किए थे, उसमें पढ़े थे अपने प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये था आपका प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ बात। फर्नीचर में आप क्या देखते हो, ऑडिटर का क्या ड्यूटी है फर्नीचर के लिए, भाई इनवॉइस वेरीफाई करो,
स्टॉक फर्नीचर बहुत सारे होते हैं तो उसका स्टॉक रजिस्टर देख लो, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखो फिगर्स को, और अगर कंपनी बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री ठीक से हुआ है कि नहीं पीएल में, डिप्रिसिएशन का एंट्री ठीक से हुआ है कि नहीं पीएल में, ये सब देख लो। फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन, अब हम सबको एक जगह लैंड का बात हो रहा है यहाँ पे मेनली, तो वैल्यूएशन ऑफ लैंड में वही लैंड का वैल्यू ठीक से वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है कि ना, लैंड को कहीं डिप्रिसिएशन तो नहीं दिखाया ना कंपनी, लैंड का वैल्यू पे डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, ये आपको अलग से चेक करना होता है। कई बार कंपनी करता है लैंड एक एसेट है उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, भाई लैंड का डिप्रिसिएशन नहीं होता। अदर फिक्स्ड एसेट वही ऊपर जो बात हो चुका आप जानते ही हो, डिप्रिसिएशन का बात और डिस्क्लोजर का बात, ये कॉमन पॉइंट हम लिख दिया था कि सब में कुछ कॉमन पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को लेके। लीज ऑन प्रॉपर्टी, इसमें कुछ चेक करने लायक चीज है, इसमें कुछ चेक करने लायक चीज है। लीज ऑन प्रॉपर्टी होता क्या है, कोई प्रॉपर्टी जो हम लीज पे खरीद के लाए हैं हायर परचेज की तरह, द प्रॉपर्टी विच ऑन लीज और रेंट, हम रेंट चुकाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो लैंड मेरा हो जाएगा। द प्रॉपर्टी विच इज लीज्ड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू द लीजी, हमको कुछ टाइम के लिए लीज पे मिला है, या फिर धीरे धीरे ऐसा नियम है कि हम पेमेंट करते जाएंगे, एक दिन कंप्लीट होकर लीज खत्म हो जाएगा। द टेनेंट हैव बीन गिवन द राइट टू यूज, आपको राइट टू यूज मिला है कि नहीं मिला है, आपके ओनरशिप अभी भी लैंडलॉर्ड के नाम पे होना चाहिए हमेशा, और जिस साल खत्म होगा लीज उस साल ओनरशिप वापस लैंडलॉर्ड के पास जाएगा कि आपके पास रहेगा, ये बात प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। तो लीज होल्ड और फ्री होल्ड दो प्रॉपर्टी कहलाता है। फ्री होल्ड मतलब कोई गिरवी नहीं है, सब मेरा पूरा पेमेंट करके खरीदा हुआ है, और लीज मतलब रेंटल पर्पस पे है। डिफरेंस बिटवीन हम एक बार पढ़ दे रहे लेकिन कॉमन है। लैंड बिलोंग टू द स्टेट, लीज और ओनर, लैंड किसी और के नाम पे होगा अगर वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो, अगर फ्री होल्ड है तो आप ही के नाम पे होगा। अगर लीज होल्ड है तो वापस ओनर के पास चला जाएगा जिस दिन लीज पीरियड खत्म होगा, फ्री होल्ड है तो हमेशा आपके पास रह जाएगा। तो ये सब कुछ कॉमन बात है। ऑडिटर का ड्यूटी क्या बनता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। एज अ ऑडिटर आपका काम क्या बनता है, अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप। ऑडिटर शुड वेरीफाई by inspecting the lease agreement or contract. He should see that the terms and conditions of lease are properly compiled. सारा terms and condition properly written होना चाहिए। In case property has been mortgaged, अगर गिरवी रखा हुआ है, auditor should obtain a certificate from the mortgagee. जिसके पास गिरवी रखा हुआ बोलेंगे उससे एक सर्टिफिकेट मंगा के दो हमको। Auditor should physically inspect the property अगर possible है तो। अगर प्रॉपर्टी किसी और को भाड़े पे दिया हुआ है तो उस टेनेंसी का डॉक्यूमेंट चेक करो। Auditor should also note that proper provision has been made for depreciation of lease problem and for any possible claim arising thereunder. देखो आप बोलोगे लैंड अगर है तो लैंड का नहीं, यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी का बात हो रहा है। अदर प्रॉपर्टी है तो डिप्रिसिएशन आपको क्लेम करने मिलेगा। सोचो लीज, अगर लीज और प्रॉपर्टी है तो मालिक कोई और है लेकिन डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि यूज आप कर रहे हो। लीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है। तो आप हमेशा देखना कि अगर लीज पे प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो ओनरशिप किसी और के नाम पे है, वो डॉक्यूमेंट भी चेक करो, आपको राइट टू यूज मिला है कि नहीं वो भी चेक करो, और डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं ये भी चेक करो। अब आते हैं करंट एसेट्स की तरफ। तो इन्वेंट्रीज में क्या देखोगे, इन्वेंट्री का टाइप आपको पता ही है, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी का इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट, स्टॉक्स, लूज टूल्स, इनका इन्वेंट्री। इसमें आपका ड्यूटी क्या है, कस्टडी किसके पास है स्टॉक का, आपके पास गोडाउन है कहीं और गोडाउन है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं, स्टॉक को निकालेगा कौन गोडाउन से और डालेगा कौन, इसका प्रॉपर ऑथराइजेशन। वरना हर कोई जा रहा है स्टॉक निकाल के ले आ रहा है, हर कोई जा रहा है स्टॉक ले जाके रख दे रहा है, वो नहीं चलेगा, प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। इंश्योरेंस है कि नहीं, और अगर कोई स्लो मूविंग स्टॉक है मतलब धीरे धीरे बिक रहा है और ऑब्सोलीट हो रहा है या डिफेक्टिव हो रहा है तो उसको बुक से राइट ऑफ किया गया है कि नहीं। फिजिकली स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली स्टॉक एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आपको स्टॉक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा और फिजिकली स्टॉक का काउंटिंग देखना पड़ेगा, इसीलिए स्टॉक ऑडिट अलग से होता है। वैल्यू निकालते वक्त ऑडिटर का ड्यूटी क्या है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट्स इट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का तरीका बताया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का तरीका बताया हुआ है।
कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इसके अलावा लीफो, फिफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, पर यूनिट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब भी मेथड AS2 में बताया हुआ है। तो वैल्यूएशन के लिए मेथड का नाम क्या है? लीफो, फिफो, वेटेड एवरेज, पर यूनिट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी NRV मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब तो है ही, प्लस कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इन सब मेथड से कॉस्ट निकालो, फिर उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर को बुक में रिकॉर्ड करो। तो ये ऑडिटर का ड्यूटी है कि ये हुआ है कि नहीं। कंपनी इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करके वैल्यू निकालेगा, उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करेगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेस पर उसको रिकॉर्ड करेगा। कैश इन हैंड का ऑडिट कैसे होगा? टेम्पररी एडवांस एंड पेमेंट्स को या सस्पेंड अकाउंट को अलग से चेक करो। आप हमेशा कैश बुक से बैलेंस को कंपेयर करो, कैश इन हैंड को कैलकुलेट करो, कैश इन हैंड कितने है, और कैश बुक मिलवाओ। अल्टीमेटली दोनों का कैश इन हैंड मैच हो जाना चाहिए। आपका फिजिकल कैश और कैश बुक हमेशा मैच करना चाहिए। अगर आपका बहुत सारा जगह पेटी कैश बुक मेंटेन होता है तो उसका लिस्ट मंगवाओ, वो चेक करो। कैश इन ट्रांजिट, बहुत बार क्या होता है, कंपनी का बहुत सारा ब्रांच होता है, ब्रांच हर हफ्ता के एंड में कैश भेज देता है और वो कैश आने में 2 दिन लगता है। आजकल तो बैंक अकाउंट के थ्रू हो गया, पहले फिजिकली भी आता था, तो कई बार कैश इन ट्रांजिट होता था, तो उसका अलग से डिटेल चेक करो। हमेशा कैश को वेरीफाई करो ईयर एंड के दिन और सरप्राइज के साथ, बता के नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट को बताओ मत आज कैश वेरिफिकेशन होगा, सरप्राइज चेक होना चाहिए। लार्ज बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरा प्रैक्टिस है कंपनी की तरफ से। अगर उनके पास कैश बैलेंस बहुत ज्यादा पड़ा है तो फिजिकल काउंटिंग हमेशा करवाओ कैश का, वो भी उनके सामने खड़ा होके। और हमेशा ये देखो कि कैश का जो काम है, एक आदमी को कंपनी सारा काम तो नहीं दिया है ना कैश रिलेटेड, क्रॉस वेरिफिकेशन वाला तरीका कंपनी को फॉलो करना चाहिए। ऐसे ड्यूटी को बांटो, कंपनी को बोलो कि ऐसे ड्यूटी बटा हुआ होना चाहिए। एज ऑडिटर तुम बोलो उनको ये बात कि क्रॉस वेरीफाई अपनी आप हो जाए, और BRS को जरूर रिकंसाइल कराओ। वैसे ही कैश एट बैंक को देखने के लिए पासबुक को चेक करो, BRS चेक करो, पोस्ट डेटेड चेक को जरूर चेक करो। कई बार कंपनी को पोस्ट डेटेड चेक मिलता है, आज चेक मिला लेकिन उसका पेमेंट 4 दिन बाद होगा, तो वो सब पोस्ट डेटेड चेक को जरूर चेक कराओ। अगर कोई चेक 3 महीना से ऊपर हो गया पड़े हुए, या आप किसी को दिए तो पार्टी अब तक 3 महीना हो गया पैसा नहीं निकाला है, तो उसको बुक से कैंसिल होना जरूरी है, क्योंकि 3 महीना बाद चेक लैप्स हो जाता है। 3 महीना बाद चेक लैप्स हो जाता है तो उसको रिवर्स होना बहुत जरूरी है। आपको कोई चेक मिला है, अब तक आप बैंक में जमा नहीं किया, 3 महीना बीत गया, प्लीज उसको कैंसिल कराओ, उसका एंट्री लेके कोई फायदा नहीं है। आप किसी को चेक दिए हो, पार्टी 3 महीना तक पैसा नहीं निकाला है, बुक से कैंसिल करो, उस चेक का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये होना बहुत जरूरी है। बैंक बैलेंसेस, अलग अलग बैंक का, इंडिविजुअल बैंक का अलग अलग बैलेंस चेक करो। जितना बैंक अकाउंट है सबका बैलेंस इंडिविजुअली चेक होना चाहिए, टोटल में नहीं, हमेशा अलग अलग। बैंक आप कहीं बैंक, अगर आपका कंपनी बैंक में कहीं FD खोल के रखा है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सबको अलग अलग चेक करो। सबका सेपरेट सर्टिफिकेट मंगवाओ बैंक से। हम आपको बताया था ना, बैंक सर्टिफिकेट देता है फाइनल बैलेंस का, वो मंगवाओ। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देखने से नहीं होगा। फिक्स डिपॉजिट का पूरा स्क्रूटनी करो, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कब मैच्योरिटी पीरियड है FD का, ये सबको ठीक से चेक करो। अगर बैंक डिपॉजिट कहीं गिरवी रखा हुआ है, मतलब बैंक पे कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो उसको चेक करवाओ। FD कहीं पे गिरवी रखा हुआ है, उसको चेक करवाओ। ये सब चीज आपको एज ऑडिटर चेक कराना चाहिए। और बैलेंस शीट में कैश एट बैंक प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं करंट एसेट के अंदर, वो भी चेक करो। लोन एंड एडवांस में क्या देखोगे, आप किसी को लोन और एडवांस दिए हो आप, तो आप लिस्ट ऑफ लोन एंड एडवांस मंगाओ, उसको बैलेंस शीट से कंपेयर करो। प्रॉपर अथॉरिटी था कि नहीं लोन देने का, वो देखो। लोन देने का एग्रीमेंट को ठीक से चेक करवाओ। अगर वो लोन दिया हुआ पैसा डूब जाएगा तो कंपनी ठीक से प्रोविजन बनाया है कि नहीं, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट बनाया है कि नहीं बनाया है। लोन का एग्रीमेंट का एक्नॉलेजमेंट कॉपी चेक करो। अगर आप कंपनी हो तो आर्टिकल और मेमोरेंडम चेक करो, कब पावर है क्या कंपनी को लोन देने का किसी को, क्योंकि कंपनी को जनरली लोन देने का पावर नहीं होता। ये सब चेक कराओ। लोन का जो सिक्योरिटी कितना, आप कैसे लोन दिए, कोई सिक्योरिटी रखवाए कि नहीं रखवाए, वो चेक करवाओ। तो ये सब लोन में चेक कराते हो। सप्लायर को अगर आप एडवांस दिए हो तो क्रेडिटर लेजर चेक करो। कैश और बैंक बुक का बैलेंस मिलवाओ।
सप्लायर को एडवांस दिए थे तो उसका एक लिस्ट होना चाहिए, वो चेक करवाओ। आपका बैलेंस शीट में वो ठीक से अलग से लोन एंड एडवांस साइड में सेपरेटली दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। आप लोन एंड एडवांस दे दियो तो कितना दिन में माल का डिलीवरी मिलने का चांस है वो देखो। बैलेंसेस को रिकन्फर्म करवाओ, मतलब क्रेडिटर को पूछाओ, उससे सर्टिफिकेट मंगवाओ और एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट में उसको प्रेजेंट करो। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड का बात खत्म, आखिरी 5 मिनट का क्लास और। नॉन करेंट लायबिलिटी में सिक्योर्ड लोन को कैसे चेक करेंगे, तो लोन एग्रीमेंट देखोगे, क्या पर्पस के लिए लोन लिया वो देखोगे, और बोरोइंग पावर है कि नहीं कंपनी को वो चेक करोगे। बैलेंस शीट में ठीक से ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गया है कि नहीं, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर गया है कि नहीं, वो चेक करो और कंफर्मेशन लेटर मंगवाओ। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर को कैसे चेक करोगे, वेरीफाई द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, मतलब जनरल एंट्रीज चेक करोगे परचेज का। क्रेडिटर का अलग से बैंक स्टेटमेंट मंगवाओगे, सारा क्रेडिट एंट्री को अलग से चेक करोगे, परचेज रिटर्न को देखोगे, और ये परचेज करंट ईयर के लिए कि आने वाले सालों के लिए भी है वो क्रॉस वेरीफाई करोगे, क्योंकि बुक्स में उसको सेपरेटली दिखाना पड़ता है, अकाउंट कंपनीज में वो सब अलग से दिखता है। और कुछ भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्रेडिटर का तो उसका ठीक से कंफर्म कर लो भैया उतना ही है कि नहीं है, और इसका जीपी पे क्या असर पड़ रहा है वो चेक करो। मैनेजमेंट से प्रॉपरली बात करो कि क्रेडिटर का पैसा कब तक चुकाओगे आप, ये सब चीज चेक करते हैं। दैट्स इट। तो ये था मेरा पूरा फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी का कुछ एक आइटम कि उनको कैसे चेक करते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, अगर इनके अलावा भी कुछ आ जाए तो आप इन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा के लिखोगे, ज्यादा कुछ करने का और जगह नहीं है।